तो गाइस हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे। उससे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कैसे आपका रिएक्टेंट का कैसे रेट ऑफ डिसएप्रियंस होता था, प्रोडक्ट में कैसे एप्रियंस होता था, उसके फॉर्म कैसे बनाते थे, निगेटिव में रिएक्टेंट्स को रखते थे और प्रोडक्ट को पॉजिटिव में रखते थे। रीजन यही होता था कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय करते थे, टूटते थे और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते थे, मिलते थे मॉलिक्यूल्स जाकर। तो जो टूट गए उसको निगेटिव में शो किया, जो मिल गए आपस में कंबाइन कर गए उसको पॉजिटिव में किया। तब उसको पर यूनिट टाइम पर उसका फॉर्म निकाले थे, सबका अलग अलग। उसके ऊपर क्वेश्चंस भी है आपका, आप बुक में जाओगे इंडेक्स में है, एक्सरसाइज का भी 1-2 क्वेश्चन है, उसको आराम से सॉल्व करना बन जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऊपर डिपेंडेबल होने के कारण होता क्या है। तो पहले अगर हम लोग बात कर लें नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में, कि मान लो कि किसी रिएक्शन का अगर रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, तो किसका रेट ज्यादा फास्टर होगा, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का। ये आप कॉमन सी बात है, सभी आदमी जानते हो कि गैसियस रिएक्टेंट जो होगा उसका रेट ज्यादा फास्टर होगा इन कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। रीजन वही है पैकिंग का। गैसियस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी फार एंड फार अवे है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काफी कम है, निग्लिजिबल के बराबर बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर रेट उसका काफी फास्ट होगा। थोड़ा सा अगर एनर्जी उसमें पुश ऑन करे तो उसका रेट और ज्यादा क्या होगा, फास्ट होगा, ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी। ये कारण है। तो वही हम लोग जानते हैं कि गैसियस का रेट ज्यादा फास्ट होगा इन कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। बट सॉलिड में अगर हम बात करें, लिक्विड में भी ऐसा रीजन आ जाता है, खासकर सॉलिड में अगर देखें तो सॉलिड को हम लोग 2 पार्ट्स में जैसे ही बांटते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस के तौर पे। तो क्रिस्टलाइन जो आपका ट्रू सॉलिड है, तो ट्रू सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं और काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि एमॉर्फस में ये बिहेवियर नहीं होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का रेट स्लो होगा इन कंपेयर टू एमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लोजली पैक्ड हैं, एनर्जी लगाएंगे वो आपस में टूटेगा, टूटने के बाद तब अलग होगा, जबकि एमॉर्फस में उतने एनर्जी में काफी फास्ट रिएक्ट कर बाहर निकल जाएगा। तो ये रीजन है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कैसा होना चाहिए, जैसा नेचर ऑफ रिएक्टेंट उसके अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड करता है आगे की ओर। नेक्स्ट आपका चेक करते हैं हम लोग क्या, सरफेस एरिया को, जो हमने यहां बता रखा है पहले से। तो सरफेस एरिया को अगर चेक करें, चलो एक एग्जांपल लेते हैं सरफेस एरिया के बारे में। सभी लोग जानते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के बारे में अगर एग्जांपल ले ले, तो एक मोटी सी लकड़ी ले ले और उस लकड़ी को छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन कर फिर अलग कर दे। उतना ही लकड़ी को, जितने मोटी लकड़ी है, दोनों के सरफेस एरिया में अलग अलग आएगा। मान लो वो मोटी लकड़ी को रखे तो वो इतना एरिया कवर्ड किया, और उसको छोटे छोटे पीस में अगर तब का ब्रेक डाउन करके रखे तो वो इतना सरफेस एरिया कवर्ड कर लेगा। तो अब उसमें क्या है कि अगर हम लोग बर्न कर दे, जलाना चाहें अगर हम लोग, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, वो जो सरफेस एरिया जिसका बढ़ा, दैट मीन्स जिसका जो है छोटे छोटे फॉर्म में हम लोगों ने लाया, वो काफी फास्ट बर्न करेगा। निश्चित अगर ये बात कहें कि सर वही बात तो नहीं आ गई कि मॉलिक्यूल्स जो है उसका जो एक साथ था जो मोटी लकड़ी के बीच में, और इसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा कर दिए, तो फटाफट क्या हुआ, बर्न होना फास्टर रेट में उसमें शुरू हो गया। दैट मीन्स व्हाट, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। एक और एग्जांपल दिमाग में आप ले सकते हो कि मान लो एक ग्लास में हमको शुगर को डिसॉल्व करना है, और शुगर का एक इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा सॉलिड फॉर्म में एक क्रिस्टल ले ले, उसको डिसॉल्व करें, और एक शुगर का एक छोटा सा दाना, छोटा काफी छोटा पीस कर दे, उसको डिसॉल्व करें, तो होगा क्या, कौन सबसे फास्ट डिसॉल्व करेगा, तो वो जो छोटे छोटे दाना हो जाते हैं, एकदम छोटे छोटे दाने, वो जल्दी डिसॉल्व कर जाएंगे। कारण क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स उसको जल्दी कवर्ड कर लेगा इन कंपेयर टू बड़े वाले। तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा छोटा हो जाएंगे, जितने ज्यादा छोटे होते चले जाएंगे, सरफेस एरिया भी ज्यादा ऑक्युपाई होना शुरू हो जाता है। दैट इज द रीजन कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है रिएक्टेंट साइड में जिसका, निश्चित तौर पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ये तो 2 टर्म हुआ आपका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड सरफेस एरिया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब तीसरा टर्म लेते हैं हम लोग,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जहां तक अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग 11th में भी पढ़ चुके थे। एक चैप्टर था जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर हम लोग पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वहां पर भी अगर देखा जाए तो वहां भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के थ्रू आपको बताया गया था। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्टेंट साइड में अगर लाइट का इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, उसकी हीट एनर्जी को बढ़ा दिया जाए, जितना ज्यादा इंटेंसिटी लाया जाए अगर उसके ऊपर, निश्चित तौर पर उसकी एनर्जी ज्यादा प्रोसीड होगी। अगर एनर्जी ज्यादा प्रोसीड हुई तो निश्चित तौर पर रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका फास्ट हो जाएगा। ऐसे अगर इसकी बात करते हैं, जो अभी बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू आप इंटेंसिटी की बात कर सकते हो, तो वो आप बताते हो क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी का छोटा सा एग्जांपल हम लोग ऑर्गेनिक में भी देखे थे, अगर याद होगा तो ऑर्गेनिक में एक टर्म बनाए थे हम लोग और पढ़े थे, हम लोग सभी आदमी पढ़े थे, फ्री रेडिकल। रिएजेंट में पढ़े थे हम लोग, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ऑर्गेनिक रिएजेंट में पढ़े थे हम लोग फ्री रेडिकल, और वहां भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के थ्रू ही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता था। उसका छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने यहां लिया है, H2+Cl2 HNu तो सभी आदमी जान रहे हो, सब आदमी कि हाँ HNu क्या है, किसका है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तो ये जो HNu है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर फोटोन्स का फॉर्म होता था, और उसी फोटोन्स के इंटेंसिटी के थ्रू हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट करते थे। तो क्या हुआ बात कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिएक्टेंट साइट इंक्रीज होता जाएगा, निश्चित तौर पर रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये था आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात, जिस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग नाम देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के थ्रू जो भी आपका रिएक्शन होता है उसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जहां तक बात करें तो तय है, किसी सब्सटेंस को अगर काफी फास्ट रिएक्ट कराना है तो टेम्परेचर को क्या करे, बढ़ा दे। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो भी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। बट यहां पर एक कंडीशन है जो हम लोग देखेंगे यार, इसके बारे में कुछ अच्छे से स्टडी भी करेंगे आगे आने वाले क्लास में, कि अगर टेम्परेचर को रिएक्टेंट साइड अगर 10 डिग्री राइज कर दिया जाए तो उसका रेट जो है नियरली डबल हो जाता है। कहीं कहीं अगर चेक करें तो नियरली ट्रिपल भी हो सकता है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है। आप थोड़ा क्लास आगे जाओगे तो वहां डबल है, ट्रिपल है, क्वाड्रपल है, ऐसा भी। क्वाड्रपल मतलब 4 गुना हो जाना, तो ऐसे भी बढ़ता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चलो जनरली केस में ये होता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करे, ROR रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल हो जाता है। क्या हो जा रहा है, नियरली डबल। कितना राइज करने पर, 10 डिग्री राइज करने पे। 10 डिग्री राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो गया। क्यों डबल हो गया, आगे एक क्लास में हम लोग देखेंगे होने का रीजन क्या है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, जनरली कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है, सम केसेस में ऐसा देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पर काम नहीं करता है। उसके लिए ज्यादातर जनरली टेम्परेचर हमेशा हाई चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है, लेकिन इतना तय है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डायरेक्टली, जनरली ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरा मूव कर जाएगा ऊपर की ओर। तो ये था आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। ये निश्चित ध्यान रखना, डबल वाला बात। नेक्स्ट आते हैं कैटलिस्ट को लेते हैं। तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम लोग 11th में भी एक चैप्टर में किए थे जिसका नाम था इक्विलिब्रियम, याद होगा कुछ लोगों का, अगर ऊपर नीचे हो गया होगा तो कोई बात नहीं। तो कैटलिस्ट में क्या है कि कैटलिस्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब क्या कि कैटलिस्ट में एक पॉजिटिव कैटलिस्ट ले लें और एक नेगेटिव कैटलिस्ट ले लें। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट की अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा और नेगेटिव कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है।
यहां पर एक टर्म आएगा, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। यहां पर एक टर्म आएगा, दिखाने का कोशिश करते हैं आपको हम एक ग्राफ के थ्रू। मान लो ये एक साइड हम बना दिया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये पाथ है, ठीक है ना, ये पाथ है रिएक्शन का। तो यहां पर हम लोग क्या करें कि ये हम लोग बना ले रिएक्टेंट R और ये बना ले हम लोग प्रोडक्ट P। तो यहां पर होगा क्या कि हम लोग सोच रहे हो कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है तो सर यूं ऐसे बन जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि पहले ये स्टार्ट होता है रिएक्टेंट, टूटने के बाद टूटा, स्टार्ट हुआ, जैसा बॉन्डिंग होगा उसके अनुसार टूटेगा, और टूटने के बाद ये पहले इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंचता है, और इंटरमीडिएट स्टेट के बाद तब जाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लाइक दिस, ये यूं गया और तब जाकर ये प्रोडक्ट में आया। ये जो आपका सेंटर का पार्ट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट इस जगह बनता है, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं, जो एनर्जी बनता है EA, और ये EA का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। आगे एक क्लास में जाओगे, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये एक्टिवेशन एनर्जी, काफी क्वेश्चन होता है। और इस साल भी मेरे अनुसार, अभी हम नहीं कुछ कर सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैसे आएगा वो बात की बात है। तो यहां पर जो हम लोगों ने स्लोप बनाया है ये, और एक स्लोप कैटलिस्ट के साथ बना के देखते हैं। ये विदाउट कैटलिस्ट के साथ हम लोगों ने बनाया है, और एक कैटलिस्ट अगर हम इसके अंदर डाल दें तो ये स्लोप यूं हो जाता है। तो यहां जो बीच का, तो इसके और इसके बीच की जो बात करें, ये आपका EA। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि आगे क्लास में काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो है आपका कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बन रहा है, और ये जो आपका बन रहा है वो विदाउट कैटलिस्ट। तो दोनों के बीच में फर्क है, ये याद रखना हमेशा कि खुद से जो रिएक्शन हो रहा है उसका ग्राफ और कैटलिस्ट के डालने के बाद का ग्राफ में थोड़ा ना थोड़ा चेंज आएगा ही आएगा। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो यहां से यहां तक आया, ऐसे स्लोप डाउन, फिर से बोल रहे हैं ये विदाउट कैटलिस्ट और ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। इस ढंग से पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शंस का जो पाथ है सो होता है। एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग चलेंगे आगे, आर्हेनियस के फॉर्म में जब आएंगे, टेम्परेचर के डिपेंडेबल वहां देखेंगे, तब जाकर आपको यहाँ दिखाएंगे उस समय कि ये क्या है और उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, वो आगे की क्लास में आपको मिलेगा। एंड लास्ट टर्म है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी आपका मोटा मोटी अगर बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी रिएक्टेंट साइड को पकड़कर। यहाँ हमको बोलने का पर्पस ये है कि रिएक्टेंट साइड को पकड़कर, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बट ये भी पॉसिबल है, मे भी पॉसिबल होता है ऐसा कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर भी ROR डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक टर्म, ये भी आपका इक्विलिब्रियम का ही है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर उसके बेसिस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मे बी इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन की थ्योरी जो होती है, जो अभी हम यहाँ आपको नहीं बता रहे, ठीक इस क्लास के बाद जब आपको आएगा तो हम उसके थ्रू आपको निकाल कर दिखाएंगे कि कैसे डिपेंड होता है। तो वहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन जो बताते हैं उसके अनुसार ये देखा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करता है, लेकिन जनरल केस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज किया तो निश्चित तौर पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ओके, क्लियर है? कुछ पूछना है? समझ गए? चलो ठीक।